इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का आज के शानदार जीएस के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आयोजित किया गया था। मतलब कहाँ आयोजित किया गया? अगर बात की जाए गांधी जी की, तो गांधी जी 1915 में तो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कहां से? 1917 में साउथ अफ्रीका से ये वापस आए और 1930 में इनका एक नमक वाला हुआ था, अगर आपको याद हो सकता है। 1942 में एक हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। बंबई की ग्वालियर टैंक मैदान से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि इनके और प्रमुख आंदोलन थे। एक तो इनका आंदोलन स्वदेशी आंदोलन भी है इनका, इनके ढेर सारे। या फिर एक आंदोलन और है असहयोग आंदोलन की, जिसकी बात की जाए। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन का वापस लिए थे गांधी जी ने जब गोरखपुर में चौरा चौरी नामक घटना हुई थी। चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो भारत में गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह था वो आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण। और चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने इस क्लास शुरू करने से पहले भी एक लाइन ये कही थी कि इतिहास कलम से नहीं लिखा जाता, हौसलों से लिखा जाता है। तो अगर आपके हौसले बुलंद है, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, आप बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई दो। तो आपका दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किला 16वीं शताब्दी में किस वंश के सम्राटों का निवास था? अगर दिल्ली की बात की जाए तो अगर इसमें देखेंगे आप खिलजियों को, तो इसमें बहुत ही फेमस शासक हुआ जूना खान। अब जूना खां को तो आप जानते हैं, आपने कहा ये कैसा नाम है? जूना खां का ही नाम पूरा, किसका पूरा नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसी का बचपन का नाम था जूना खां। और बाजार प्रणाली हो या घोड़ों की दागने की प्रथा हो, इससे सब किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। अगर इसके बाद में तुगलक की बात हो जाए तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसी को किसने? एक औलिया थे बहुत फेमस, उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो कई बार पूछा गया कि दिल्ली अभी दूर था, निजामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। इसके बाद जो इसका अगला शासक हुआ एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी लोग कहते हैं। ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। गर्मी की वजह से बहुत लोग मारे गए। इसने कई भी जैसे दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि भी इसने की था। क्या किया था? दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि हो गया, राजधानी परिवर्तन हो गया इसका, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया। कौन सी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा। इसको जैसा आजकल चल रहा है ऑनलाइन मुद्राएं होती हैं, इनका कोई रियल में अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो ऑनलाइन चलती हैं। और इसके बाद जो हुआ वो हुआ अंतिम शासक जो था फिरोज शाह तुगलक। तो आप इस तरह तुगलक वंश के बारे में समझ गए होंगे। गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। और इसके बाद अगर उसमें एक ऑप्शन था मुगलों का, तो अगर मुगलों के बारे में बात करें तो मुगलों का भारत में जो आगमन हुआ वो हुआ 1526। 1526 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था पानीपत का प्रथम। किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो बाबर की विजय हुई। यानी कि युद्ध जीता किसने? तो बाबर ने जीता। और यहीं से भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लिए। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में जो हुआ वो हुआ आपका खानवा। और खानवा का युद्ध जो था वो राणा सांगा के साथ था। इसके साथ राणा सांगा प्लस आपका बाबर। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? बाबर की विजय हुई। पहले इस युद्ध में राणा सांगा जीत रहा था,
लेकिन बाबर ने अपने दिमाग का यूज किया और जब हार रहा था तो इसने इस युद्ध में किसका नारा दिया? इसने धर्म युद्ध को, इसको युद्ध को सिर्फ धर्म युद्ध में बदल दिया था। और जब इसने धर्म युद्ध को बदल दिया तो बाबर को जीत गया। 1527 में खानों के कौन जीता? बाबर जी। इसके बाद एक युद्ध हुआ 1528 में, जिसे हम लोग चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और धर्म युद्ध में जो नारा दिया था मालूम उसको क्या नारा था? जिहाद का नारा दिया था। जिहाद यानी कि धर्म युद्ध में इसे परिवर्तित कर दिया। तो 1528 में कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी का युद्ध। किसके बीच हुआ? बाबर प्लस मेदिनी राय के युद्ध। और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई और बाबर इस युद्ध में जीता। 1529 में एक युद्ध और हुआ जिसे हम लोग कहते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा कह दीजिए या घग्गर कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। इस युद्ध में अफगानों से बाबर का युद्ध हुआ जिसमें बाबर का क्या हुआ? विजय हुआ। कौन कौन से? पहला खानवा, दूसरा पहला पानीपत, दूसरा घाघरा, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा। और इसके बाद इसकी 1530 में मृत्यु हुई है। किसकी? बाबर के बाद जो अगला शासक वो हुआ आपका हुमायूं। अगर हुमायूं की बात करें तो इसमें 1539 में चौथा का युद्ध जिसमें इसकी क्या हुई? हार हुई। किससे हारा है? ये हारा शेरशाह सूरी से। किससे? शेरशाह सूरी से। और इसी ने शेरशाह सूरी के साथ दोबारा युद्ध किया जिसे हम लोग बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। क्या है? बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ? इसकी हार हुई। किसकी? हुमायूं की हार हुई और हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा। जिसके बाद एक युद्ध जैसे 1555 में जब कलिंजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु इससे गई शेरशाह सूरी की, तो उसके कुछ टाइम बाद 1555 में एक मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा या फिर सरहिंद। और इस युद्ध के द्वारा उसने अपना क्या राज्य वापस प्राप्त कर लिया। किसने? हुमायूं ने। और इस कुछ समय बाद दीनपना नामक सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद जो इसका अगला शासक बनेगा वो बनेगा अकबर। और अकबर ने बहुत सारी नीतियां चलाई, जैसे सुलह कुल की नीति हो गई आपकी। किस कुल की? सुलह कुल हो गया आपका। दीन इलाही धर्म हो गया। कौन सा? दीन इलाही हो गया, एक धर्म था। और इसको सिर्फ एकमात्र हिंदू राजा ने स्वीकार किया जिसका नाम था बीरबल। इसने इलाही संवत की भी शुरुआत की। संवत अभी तक आपने 4 पढ़े थे, अगर इससे पहले पढ़े हो। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसने क्या किया? दास प्रथा को समाप्त कर दिया। कौन सी प्रथा? दास प्रथा को। जजिया कर भी इसने समाप्त कर दिया। कौन सा कर? जजिया। तो इसने काफी अच्छे काम भी समय किया। अगर अकबर की मुख्य बात की जाए तो इसने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध करा। क्या का? पानीपत का द्वितीय युद्ध। किसने लड़ा? अकबर प्लस भीम के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ? अकबर की विजय हुई। और दूसरा युद्ध जो बहुत फेमस 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, उस महाराणा प्रताप के साथ जो जिसने गुलामी नहीं स्वीकार, उसने जंगल में घास की रोटियां खाई लेकिन उसने गुलामी नहीं स्वीकार की। अब 1576 में अकबर की विजय हुई ऐसा माना जाता है। अकबर के बाद जो हुआ वो हुआ जहांगीर। जहांगीर के बाद एक हुआ शाहजहां। अगर आप इनका क्रम देखें, शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगर अकबर की बात की जाए तो उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। शाहजहां के बाद बात की औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। कौन से गुरु? 9वें गुरु, सॉरी 9वें गुरु तेग बहादुर। तो दिल्ली में लाल किला सोनी शताब्दी किस वंश के सम्राटों का निवास था? तो मुगलों का उस समय निवास था। तो दिल्ली में उस समय किसका निवास था? मुगलों का था। 16वीं, क्योंकि 1526 में आप देखेंगे यानी कि 15वीं शताब्दी में इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। इसके बाद इन्होंने 2-2.5 वर्ष तक शासन किया। तो नॉर्मल था कि 16वीं शताब्दी में दिल्ली में कौन थे? मुगल थे। मोहम्मद शाह रंगीला इस वंश का अंतिम शासक हो, जिसे नादिर शाह ने लूट के इस वंश का क्या किया? खात्मा कर दिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब ये अंग्रेजों के टाइम पे बना था उस समय कौन था? इलियाह इम्पे। कौन? सॉरी, इलियाह इम्पे पहले इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अगर भारतीय की बात की जाए पहले मुख्य भारतीय न्यायाधीश तो हीरालाल जेकानिया हो जाएंगे। आपको कौन हो जाएंगे? हीरालाल जेकानिया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की सकती है? भारत में कई अध्यादेश है, उनमें से एक अध्यादेश था 1861 का अध्यादेश, जिस अध्यादेश में गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। कौन? आपका नंबर बी जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टीपू सुल्तान को 1789 में तीसरे मैसूर युद्ध में किसने हराया? कॉर्नवालिस, सर जॉन मैक्फरसन, जॉनसोर या फिर वारेन हेस्टिंग्स। आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 युद्ध हुए और तीसरे युद्ध में ही कॉर्नवालिस ने इसको हरा दिया था। किसने? कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसको? टीपू सुल्तान को हरा दिया था, टीपू सुल्तान को। और इसी के बाद रंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। सॉरी, वो तो चौथे। और जब चतुर्थ आंग्ल युद्ध कब समाप्त हुआ? 3 आंग्ल युद्ध तो आप समझ गए होंगे। चतुर्थ आंग्ल में अंग्रेज, आंग्ल प्लस टीपू सुल्तान के बीच, वो आप समझ सकते हैं चौथा आंग्ल। तो इसमें रंगपट्टनम की संधि के बाद हुआ, तो जब इसकी मृत्यु हो गई, किसकी? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ही ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद मैसूर को युद्ध ही नहीं, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों के कब्जे में पूर्णतः मैसूर चला गया था। तो टीपू सुल्तान को 1789 में तीसरे मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पराजित किया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मिर्जा के, गियास बेग के, निजामुद्दीन औलिया के। मैंने आपको बताया था निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। इसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। किसका क्रम है? आपका क्रम है ये तुगलक वंश का। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु ऐसी हुई कि ये एक लकड़ी के बने महल में ठहरा था, तो कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उसकी हत्या करवा दी थी। इस चीज को गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, इसको आप ध्यान रखिए। इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। इन्हीं के जो पिता श्री गुरु तेग बहादुर, इन्हीं को अकबर ने मृत्यु कर दिया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो नांदेड़ में। कहाँ है? नांदेड़ में। और अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है, जो कि सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोध गया, सारनाथ, सांची या फिर कौशाम्बी। अगर सांची की बात की जाए तो सांची का स्तूप बहुत ही फेमस स्तूप है। कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अगर पूछा जाए, इसका जो निर्माण है वो करवाया था अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु का क्या है? सूचक है, प्रतीक है। और इसका विनाश किसने किया? अगर क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए कि इसका विनाश किसने, विनाश किसने किया? तो पुष्यमित्र सुंग। किसने? पुष्यमित्र। और इसको दोबारा इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? यानी कि पुनरुद्धार इसका किसने करवाया? तो इसी का जो पुत्र था अग्निमित्र। किसने? अग्निमित्र ने क्या करवाया? अग्निमित्र ने जो आपके सांची की स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया। पुष्यमित्र सुंग ने भी एक स्तूप का निर्माण करवाया जिसका नाम था भरहुत का। भरहुत का स्तूप बहुत ही फेमस स्तूप है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। भरहुत का स्तूप जिसे पुष्यमित्र सुंग ने बनवाया था। सुंग वंश का संस्थापक था ये। इसने सांची स्तूप का विनाश करवा दिया था। इसी के अगला जो इसका अगला शासक था या कि इसका
जो उत्तराधिकारी था अग्निमित्र, अग्निमित्र ने क्या किया था, इसका पुनरुद्धार करवाया था। अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका का एक प्रेम ग्रंथ भी है जिसे कालिदास ने रखा था, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स करके बताइएगा उस ग्रंथ का क्या नाम है, जिसमें अग्निमित्र प्लस मालविका जो कि मालव देश की राजकुमारी थी, इनकी प्रेम कथा है। तो अगर धमेक स्तूप की बात की जाए तो धमेक स्तूप जो आपका है वो सारनाथ में स्थित। तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि धमेक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। पृथ्वी पर ज्ञात सघन स्थिर तत्व का नाम बताइए। ऑस्मियम, रोडियम, एल्यूमिनियम या फिर टंगस्टन। अगर पृथ्वी पर ज्ञात सघन स्थिर तत्व का नाम की बात की जाए तो इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है ऑस्मियम। जो ऑस्मियम है वो क्या है, सघन स्थिर तत्व जो कि पृथ्वी पर ज्ञात है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि ऑस्मियम। तो आइए हम इस क्वेश्चन की ओर मूव। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? इसका फार्मूला होता है C3H8। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कार्बन के कितने हो गए 3 और हाइड्रोजन हो गए 8। अब इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है 3 और 8, यानी कि प्रोपेन में क्रमशः कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 8 परमाणु होते हैं। इस चीज को रिपीट करिएगा मेरे साथ, कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 8 परमाणु होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी ना हो सही होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? तो अगर वायु में ध्वनि के वेग की बात की जाए तो ये आपको हो जाएगा 343 मीटर पर सेकंड। इस चीज को क्या हो जाएगा, वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। टॉर्क डैश डैश की एक इकाई है, मतलब टॉर्क किसका मात्रक है? तो बल का हो जाएगा आपका न्यूटन। क्या हो जाएगा आपका बल, बल का मात्रक न्यूटन। ऊर्जा का आपका जूल हो जाएगा। और अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। अब बचा कौन इसमें आप देख लीजिए खुद, इसमें बचा क्या, दबाव। तो टॉर्क का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है दबाव, यानी कि टॉर्क दबाव की एक इकाई है। बल का न्यूटन होता है, ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, और जो दबाव है वो टॉर्क की है। तो इस चीज को आप टॉर्क की इकाई क्या है, टॉर्क मतलब किसकी इकाई है, दबाव की। ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, चित्रा बनर्जी, विक्रम सेठ या फिर शशि थरूर। आप शशि थरूर को तो जानते ही होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी हैं। तो शशि थरूर जो इंडियन नॉवेल पुस्तक है वो शशि थरूर की पुस्तक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बड़ा ही जीनियस पर्सन है बाकी। अगर आप लोग इनके ना लेक्चर सुनने के बाद ना अच्छे लोगों को ना डिक्शनरी उठानी पड़ जाती है। तो जो द इंडियन नॉवेल पुस्तक है वो किसकी है, वो शशि थरूर की है। द कुछ और बुक्स हैं जो काफी चर्चा में रही इस साल। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये क्या कहते हैं, आप इनका आंसर करिएगा, वेट अ मिनट, चलिए ठीक है, से पानी पीलो। जो द हीरो ऑफ टाइगर हिल है ये कैप्टन योगेंद्र यादव की बुक। आप देखेंगे जब युद्ध हुआ था तो उसमें टाइगर हिल एक जगह थी जहां पर योगेंद्र यादव ने कई गोलियां खाने के बाद भी जब तक उस जगह फतेह नहीं कर लिया तो उतरे नहीं थे। ये परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया किनको, कैप्टन योगेंद्र यादव को। द हीरो ऑफ जो टाइगर हिल है वो किसके है, योगेंद्र यादव। अगर बात की जाए अस्मिता का संघर्ष, ये आपकी हो जाएगी शशि थरूर की। अस्मिता का संघर्ष जो बुक है ये भी आपके शशि थरूर जी की है। हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ जो बुक है ये आपकी बुक हो जाएगी रस्किन बॉन्ड की। किसकी, रस्किन बॉन्ड की। हाउ टू लिव योर लाइफ, ये बुक ऑफ रस्किन बॉन्ड। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन एंड ह्यूमन राइट्स। तो जो बुक का नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो लड़का जिसने संविधान लिखा, ये बुक किसकी है? तो ये बुक तो आप समझ ही गए होंगे किसकी है, राजेश तलवार जी ने लिखी है इस बुक को। लेकिन इस ये जो बुक जिस इंसान के ऊपर है वो किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर है। तो बुक का क्या नाम है, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके जो लेखक हैं वो आप हो जाएंगे राजेश तलवार। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माय इनिंग्स विद बीसीसीआई,
बुक का नाम क्या हो जाएगा आपका, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद बीसीसीआई। ये पूर्व सीएजी थे विनोद राय, जो कि बाद में बीसीसीआई में इन्होंने काम किया। तो सीएजी विनोद राय की एक बुक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। ड्रीम्स मीट डिलीवरी एक बुक का नाम है, क्या नाम, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे 2022, तो ये जो बुक है, ये बुक है कई लोगों ने, लेकिन जो मेन है वो सुधा मूर्ति, इन्फोसिस के जो मालिक हैं उनकी वाइफ, और नंदन नीलेकणी। इन्हें ही कई पॉलिसीज का इंडिया में जनक कहा जाता है, इंडिया का नंदन नीलेकणी को इंडिया का इलॉन मस्क भी कहा जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बड़ा माइंडेड पर्सन है। अगर आप नंदन नीलेकणी को नहीं जानते तो शायद आपने अच्छे से पढ़ाई की नहीं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अगर इसमें सदस्यों की बात की जाए, पूरे हर राष्ट्र जितने भी स्टेट हैं उनके सीएम हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे, और मेन जो नेता होते हैं कैबिनेट के पूरे मंत्री होते हैं। इसमें कैबिनेट के जो मंत्री हो गए, आपकी जो मुख्य पत्रकार वगैरह भी हो गए वो हो गए, और जो अपोजिशन के राज्यसभा और उसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। और जो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसकी स्थापना 1962 में की थी, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और तब ये चीज थी कि जो इसका पदेन अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन नहीं जानता, आपके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है, तो प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी एक है संवैधानिक निकाय, नक्काशी वैधानिक निकाय, ना तो वैधानिक और ना ही संवैधानिक, और 1956 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय। अगर इसके चेयरमैन की बात करूं मैं, जो कि इस समय है, वो है एम जगदीश कुमार। कौन है, एम जगदीश कुमार। यूजीसी के जो इस समय टाइम पे प्रेजेंट टाइम पर कौन है, चेयरमैन है। तो भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वो 1956 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय, यानी कि 1956 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है केंद्र सरकार के अधीन। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक सांविधिक निकाय है। कौन, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फुल फॉर्म अगर यूजीसी का पूछा जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत के संविधान की मसौदा समिति में मौजूद है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी कृपलानी, एच सी मुखर्जी, या सरदार पटेल। अगर संविधान की बात की है, संविधान का जो पहले अध्यक्ष थे वो 9 दिसंबर 1946 को कौन थे, सच्चिदानंद थे। कौन थे, सच्चिदानंद थे। और कौन थे, सच्चिदानंद थे। आप समझ पा रहे होंगे कि जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, और उसके बाद जो स्थायी हुए वो 11 दिसंबर को हुए। कौन, 1946 को हुई। वो कौन थे, आपके भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र था। त्रिचुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो राजेंद्र प्रसाद को उस अधिवेशन का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और 13 दिसंबर को 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना दिया था, जिसके बाद से संविधान का निर्माण शुरू हुआ था। तो मसौदा समिति में गोपाल स्वामी अयंगर, कौन, गोपाल स्वामी अयंगर जी जो थे ये मसौदा समिति में सम्मिलित थे। कौन, एन गोपाल स्वामी अयंगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मसौदा समिति में एन गोपाल स्वामी अयंगर। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में थे, जो रामानुजन थे बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कहां के थे, इंडिया के थे। तो ये जो पुरस्कार है वो आपको कहां दिया जाएगा,
मैथ के क्षेत्र में ही दिया जाएगा, यानी कि जो ये SASTRA शास्त्र रामानुजन जो पुरस्कार है ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1979, 1978, 1982, 1981। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1982 में होती है। खींच के देखिएगा, बताएं पढ़ाई ऐसे करो कि बनती पार कर लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मन लगाए करना एक दो क्वेश्चन और बाकी। भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट और सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? देखिए आप जो नोट होती हैं वो तो आप देखते हैं रिजर्व बैंक की जो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। और इस समय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। लेकिन जो 1 रुपए के सिक्के नोट और जो ये होते हैं इनको कौन जारी करता है? इनको जारी करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, 1 रुपए के सिक्के नोट ये सब किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है वो कहलाता है विघटन। क्या कहलाता है? विघटन। यानी कि इसमें पहला ऑप्शन कॉस्ट पुल, मुद्रास्फीति डाउन पुल, मुद्रास्फीति विघटन या फिर रिप्लेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैं चीजें देखिए वो उन पे यकीन करता हूँ ना कि जो चीजें आपको एक बार में समझ, आप अपने माइंड को इतना शार्प बनाइए कि जो आप पढ़ें एक बार में आप पढ़ें। और ये कैसे कर पाएंगे? रिवीजन 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 रिवीजन। कुछ चीजों का कोई दूसरा ना, जैसा आपको कोई चीज हासिल करनी है तो कुछ भी यहाँ पर आसानी से नहीं मिलेगा। अब आपको अगर जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो उसका एक ही मूल मंत्र है, और अगर आपने उस मूल मंत्र को लिख लिया तो मेरी बात मानिए, मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र जो कि मैं पहले भी क्लास में दे चुका हूँ, आपको एक बार फिर दे रहा हूँ, सफलता का सिर्फ एक ही मूल, इसके अलावा कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। आप शॉर्टकट चलेंगे हो सकता है सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन बहुत लोग कर नहीं पाएंगे। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है HARD और WOR। जिसने इस 8 अक्षर के वर्ड को समझ लिया उसका जीवन बदल जाएगा। सफलता एक ही मूल मंत्र, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच क्लास।